Hello friends, today's our topic is गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। आज का हमारा विषय है शासन और सरकार, भाग प्रथम। सबसे पहले हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आप इसे भली भांति पहचानते हो। इस शब्दार्थ को और इस शब्द को सही स्वरूप में आप अभिव्यक्त कर सकते हो। जहाँ तक राजनीति विज्ञान के उदय की बात है, तो राजनीति विज्ञान के पिता अरिस्टोटल के द्वारा इस टर्म का जो यूज किया गया है, उसके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि द टर्म गवर्नमेंट हैव डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम अरिस्टोटल टू गार्नर। अरस्तु से लेकर गार्नर तक सरकार या गवर्नमेंट इस शब्द का एक भिन्न अर्थ रहा है। जब राजनीति विज्ञान के पितामह अरस्तु के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वह एक गवर्नेंस के रूप में ही किया जाता है। जब अरस्तु ने ये कहा कि राज्य का उदय सदशासन अर्थात गुड लाइफ, सदशासन के लिए हुआ है और राज्य सदशासन के लिए ही बना हुआ है, अर्थात राज्य के उदय और विद्यमानता के पीछे अरस्तु का जो मूल उद्देश्य है वह गवर्नमेंट से विस्तृत गवर्नेंस की अवधारणा को स्वीकार करता है। परंतु जब हम गार्नर के राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं, तो उस राज्य के लिए गार्नर ने 4 एलिमेंट्री कंपोनेंट्स का विवेचन किया है। गार्नर का ये कहना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन एक राज्य होता है यदि उस संगठन के पास 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ये चारों तत्व या घटक ही ये निर्धारित करते हैं कि कोई संगठन राज्य होगा अथवा नहीं होगा। सबसे पहला है पॉपुलेशन, जनसंख्या। ये सिटीजन ऑफ स्टेट्स राज्य के नागरिक होते हैं, या हम कह सकते हैं कि मेंबर ऑफ स्टेट राज्य के सदस्य होते हैं। जनता के बिना, जनसंख्या के बिना और लोगों के बिना राज्य रूपी संगठन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट जो लोगों से बनती है, शासन या सरकार जो वास्तव में राज्य की इच्छा को मूर्त रूप देने वाली एक एजेंसी होती है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा अभिकरण होता है जो लोगों की इच्छा को, लोगों की भावनाओं को और लोगों की मनोकामनाओं और आकांक्षाओं को व्यवहारिक स्तर पर लागू करता है। सरकार के बिना ऐसा करना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। तीसरा तत्व ज्योग्राफिकल एरिया, एक निश्चित भूभाग की बात कही गई है जो अरस्तु से लेकर प्लेटो से लेकर गार्नर और वर्तमान विद्वानों तक एक अति आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। एक निश्चित भूभाग का होना किसी राज्य की टेरिटरी या राज्य या किसी संगठन की एग्जिस्टेंस का मूल तत्व होता है। हाल ही में चाइना और भारत के बीच जो संघर्ष चल रहा है वह ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर, या जिसे सीमा विवाद आप कह सकते हो, बॉर्डर डिस्प्यूट कह सकते हो। हालांकि भारत और चाइना के बीच ऐसा विवाद नहीं है, दुनिया के अनेक देशों के बीच ऐसे सीमा विवाद चल रहे हैं और आगामी समय में ऐसे विवादों का सामना इन राज्यों को करना पड़ेगा, राज्य रूपी संगठनों को करना पड़ेगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति को अभिव्यक्त करती है और जिसके बिना किसी संगठन को राज्य कहना नामुमकिन है। अंग्रेज़ों की गुलामी के समय हमारे पास पॉपुलेशन थी। अंग्रेज़ों के नेतृत्व में सीमित स्तर पर भारतीयों की सरकार भी थी। हमारे पास अपना एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल भी था, परंतु भारतीय लोगों के पास एक तत्व नहीं था जिसका नाम प्रभुसत्ता या संप्रभुता कहा जाता है। जब हम गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इन चारों तत्वों में ही वास्तव में सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। पॉपुलेशन, इसका मतलब है जहां जनसंख्या केवल काउंटिंग या गणना के लिए या राज्य की मेंबरशिप के लिए काम में नहीं ली जाती, या जनसंख्या रूपी तत्व को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता कि राज्य की जनसंख्या कितनी है, अपितु राज्य का शासन की प्रक्रियाओं में और लोगों का हित करने में, जनहित के कार्यों में
निर्णायक और महत्वपूर्ण योगदान होने लगता है या महत्वपूर्ण योगदान दिया जाने लगता है, या आप कह सकते हो इसे मास पार्टिसिपेशन कहा जा सकता है। मास पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ स्टेट। इसका मतलब राज्य में लोगों की सहभागिता। जहां गवर्नमेंट की बात है तो वह गवर्नमेंट इस स्तर पर गवर्नमेंट नहीं रहती जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, या गवर्नमेंट का जो डिक्टेटरशिप स्टाइल होता है, या जो हार्ड कोर गवर्नमेंट का टर्म मीनिंग होता है, वह गवर्नमेंट नहीं रहता है। अब वह गवर्नमेंट एक शिथिल अर्थ में, और वह गवर्नमेंट एक सुप्रीम स्ट्रक्चर में नहीं अपितु पैरेलल और समानांतर संरचनाओं के रूप में, संगठनों के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। अब केवल सरकार ही वह एजेंसी नहीं होती है जो लोगों की इच्छाओं को क्रियान्वित करती है, व्यवहारिक स्वरूप देती है, अपितु इस अभिकरण के समानांतर बहुत से अभिकरण होते हैं जो लोगों की इच्छाओं को व्यवहारिक स्तर पर लागू करते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया, यह भौगोलिक सीमाओं में बंधने वाली कोई वस्तु नहीं है, अथवा हम कह सकते हैं कि सुशासन की इस अवधारणा को हम किसी एक क्षेत्र विशेष से बांधकर, जोड़कर, संयोजित करके नहीं रख सकते, अपितु यह बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल एरिया है। और चौथा तत्व सॉवरेंटी, जहां संप्रभुता के एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांतों की परिचर्चा की जाती है। यह विभाजित संप्रभुता में विश्वास करने वाली अवधारणा है। प्रभु सत्ता केवल एक ही तत्व या एक ही संगठन या सर्वोच्च संगठन राज्य के पास नहीं होगी, अपितु ऐसी प्रभु सत्ता बहुत से संगठनों के पास होगी जो लोगों के हित में कार्य करने के लिए स्वायत्तता रखते हैं और स्वतंत्रता भी रखते हैं। इसलिए अरिस्टोटल से गार्नर तक जो अवधारणा गवर्नमेंट से शुरू होती है, वह गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में एक बदले हुए स्वरूप में हमारे सामने प्राचीन काल से विद्यमान रही है। अतः हम ये कह सकते हैं कि गवर्नेंस केवल आज का विषय नहीं है, यद्यपि यह 1980 और 90 के दशक से व्यापक चर्चित हुआ या वह दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ, परंतु यह एक नवीन प्रतिमान नहीं है। व्हाट इज़ गवर्नेंस, आखिर गवर्नेंस क्या है, या हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि अच्छा शासन क्या है। फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस ए लॉन्ग प्रोसेस which is concerned with economic behavior of human। बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आर्थिक व्यवहार की बात कही गई है कि जब हम सरकार से शासन की ओर आगे बढ़ते हैं अथवा सरकार से अभिशासन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो इसके संदर्भ में कि ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और विशेष रूप से यह व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार से जुड़ी हुई अवधारणा है। इसका मतलब है कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है और ये आर्थिक प्रतिमान को केंद्रीय बिंदु के रूप में स्वीकार करती है। वी कैन डिवाइड इन दिस प्रोसेस इन 3 phases। फॉर इंस्टांस, यदि हम इस लंबी प्रक्रिया के बारे में परिचर्चा करें तो ये 3 संदर्भ में इसके ऐतिहासिक स्वरूप को हम देख सकते हैं। पहला फेज इसका है इन 1922 1940, 1920 और 40 इस दशक के दौरान जो पहला विश्व युद्ध संपन्न हुआ और द्वितीय महायुद्ध शुरू हो चुका था। पोस्ट वार की जो स्थिति रही है उसके पश्चात पूरी दुनिया भर में जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनकी थ्योरी को असफलता का सामना करना पड़ा। 1929 से 1933 वैश्विक महामंदी या वर्ल्ड डिप्रेशन का सामना पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी को करना पड़ा। इस वैश्विक या आर्थिक महामंदी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिला कर रख दिया, जैसे कि आजकल कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है या डावाडोल है। ऐसे ही 1920 और 40 के दशक की इस आर्थिक महामंदी ने अर्थशास्त्रियों को ये सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या राज्य को इकोनॉमी अथवा मार्केट में इंटरफेयर करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के विपरीत केन्सियन वेलफेयर स्टेट की अवधारणा का ओरिजिन हुआ और केन्स के द्वारा ये कहा गया कि स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए, राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए मार्केट में। फ्री मार्केट इकोनॉमी अपने आप डिमांड और सप्लाई के माध्यम से कीमतों को निर्धारित नहीं कर पा रही है अथवा स्वतंत्र रूप से अर्थव्यवस्था का संचालन करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए राज्य के हस्तक्षेप की अवधारणा शुरू हुई और वे अदृश्य हाथ से दृश्य हाथ और दृश्य हाथ से अदृश्य हाथ के इस कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने लगी। 1940 और 1980 के इस दशक में
पूरी दुनिया भर में राज्यों के द्वारा जनहित में कार्य किया गया। स्टेट के द्वारा एक वेलफेयर स्टेट के रूप में, या हम कह सकते हैं कि जनहितकारी कार्य करने के रूप में स्टेट रूपी ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको अच्छी तरह से याद होगा 1943 लॉर्ड विलियम बेवरिज के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और ब्रिटिश गवर्नमेंट लेबर पार्टी की विंस्टन चर्चिल की सरकार ने लॉर्ड विलियम बेवरिज रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। इस रिपोर्ट का मुख्य आधार क्या था? इस रिपोर्ट का मुख्य आधार था थॉमस हिल ग्रीन का कंसेप्ट। टी.एस. ग्रीन के द्वारा 3 ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट के बारे में परिचर्चा की गई, और यह नेगेटिव सेंस के रूप में कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। राज्य को निर्धनता को दूर करना चाहिए, गरीबी को बढ़ने नहीं देना चाहिए, राज्य को अज्ञानता को दूर करना चाहिए, अर्थात राज्य को एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, और राज्य को मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उसी रोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। इसी अवधारणा को लॉर्ड विलियम बेवरिज ने 2 तत्वों के साथ और जोड़ दिया, जिसमें बेरोजगारी की स्थिति में रोजगार देना, आवास विहीन स्थिति में लोगों को आवास उपलब्ध कराना, या हम कह सकते हैं भारतीय संदर्भ में रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 शब्दों के साथ जुड़ी हुई अवधारणा थी। और ऐसी स्थिति में जब उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताएं काम नहीं करती हैं, तब राज्य के द्वारा बुढ़ापे में उसको सहारा देना, वृद्धावस्था या वृद्धाश्रम की जो भी स्थिति है, या वृद्धावस्था पेंशन जो है, ये तमाम तरह की जो उपबंध हैं वो लॉर्ड विलियम बेवरिज रिपोर्ट में 5 संदर्भों में स्वीकार किए गए। लॉर्ड विलियम बेवरिज रिपोर्ट को लागू करने के कारण ब्रिटिश स्टेट दुनिया का पहला वेलफेयर स्टेट के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात दुनिया भर के राज्यों ने अपने नोमेनक्लेचर में नाम में रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तमाम तरह के देशों ने अपने आप को गणराज्य के रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया, और पूरी दुनिया भर में स्टेट के द्वारा जनहित में कार्य किया गया। भारत के संदर्भ में भी आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि 1990 के दशक से पहले बड़े स्तर पर राष्ट्रीयकरण किया गया। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के द्वारा विशेष रूप से राज्य को बहुत बड़ी भूमिका प्रदान की गई, या सभी कार्य राज्य को ही दे दिए गए। वह प्राथमिक स्तर के चिकित्सालयों से लेकर स्कूल संस्थानों तक, आईआईटी, आईआईएम और तमाम तरह के जितने आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने वाले उपक्रम थे, उद्योग थे, कार्य थे, वो सब राज्य के द्वारा ही संपादित किए जाते थे। अथवा हम कह सकते हैं कि जो घाटे का सौदा था वो सारा राज्य ही निर्वहन करता था। बाद में स्थितियां बदल गई आफ्टर 1980 और 90s। इस दशक की हम बात करें तो हालांकि भारत की एक आर्थिक मजबूरी रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को अपनी इंडियन इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना पड़ा। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्वीकरण को स्वीकार करना पड़ा। 1980 और 90 के दशक के पश्चात स्टेट, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट, गवर्नेंस की ओर बढ़ने लगी। इसका मतलब है कि लोगों के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी केवल स्टेट की नहीं है, अपितु तो स्टेट को रोल बैक करना चाहिए, और जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट के पैरेलल, उन ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोनॉमी और फ्रीडम दी जाए, और उन संगठनों के द्वारा जनहित में कार्य किया जाए। अथवा हम कह सकते हैं कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम को और ज़्यादा विस्तृत करने का आधार था। अथवा हम ये कह सकते हैं राज्य के द्वारा ही नहीं, अपितु राज्य रूपी अन्य संगठनों के द्वारा लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, यद्यपि उन सेवाओं का एक निश्चित और निर्धारित मूल्य जरूर होगा। इस तरह से पूरी दुनिया भर में एक आर्थिक व्यवहार के स्वरूप में गवर्नेंस के बारे में अर्थशास्त्रियों का अपना एक विस्तृत दृष्टिकोण है, जो आधारभूत रूप से अन्य दृष्टिकोणों की अपेक्षा विस्तृत भी है और बेसिक भी है। मीनिंग ऑफ गवर्नेंस, जहाँ तक गवर्नेंस के अर्थ की बात है, सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस मीन्स ए पैटर्न ऑफ रूल और प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्निंग, बट इट इज़ नॉट गवर्नमेंट। यह सरकार नहीं है, अपितु ये शासन है। यह वास्तव में गवर्न करने का, निर्देशित करने का या शासन करने का अभ्यास है, शासन करने का एक निश्चित तरीका है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इस टर्म का जहाँ यूज किया जाता है रूल मेकिंग, एप्लीकेशन और रूल एडजन के माध्यम से इसको अभिव्यक्त किया जाता है, परंतु यह केवल और केवल स्टेट अथॉरिटी या एक सुप्रीम अथॉरिटी के बारे में परिचर्चा करता है। लेकिन गवर्नेंस
इस प्रकार की सुप्रीम अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस टाइप सुप्रीम अथॉरिटी को ही गवर्नेंस कहा जा सकता है। द टर्म गवर्नेंस कैन बी यूज्ड स्पेसिफिकली टू डिस्क्राइब चेंज इन द नेचर एंड रोल ऑफ द स्टेट। हम ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से जो गवर्नेंस है वह इस बात को अभिव्यक्त करता है कि राज्य की प्रकृति और राज्य की भूमिका में बदलाव आना चाहिए। अर्थात गवर्नेंस गवर्नमेंट से दूर है और वह गवर्नमेंट से पृथक नहीं है, परंतु वह गवर्नमेंट की कंसेप्ट से दूर होकर एक अलग स्वरूप में स्थापित होता है। स्पष्ट शब्दों में हम ये कहें तो हम कह सकते हैं कि राज्य ही केवल एक इकाई नहीं होगा, अपितु विभाजित प्रभु सत्ता के रूप में बहुत सी इकाइयां होंगी जो लोगों के लिए कार्य कर सकती हैं, यद्यपि इन इकाइयों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का एक निश्चित मूल्य होगा। Typically, these reforms are said to have led to a shift from a hierarchical bureaucracy toward a greater use of market, quasi-markets, and networks, especially in the delivery of public services. It means जो स्टेट का हायरार्किकल स्ट्रक्चर है या ब्यूरोक्रेसी है, स्पेशल रूप से बैकवर्ड सोसाइटीज़ में जो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा रोल प्ले किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी रिप्रेजेंट ऑफ पावर। हम ये कह सकते हैं कि ये नौकरशाही सच्चे अर्थ में ही शासन की रूढ़िवादिता का या सरकार की नकारात्मकता का सबसे बड़ा कारण होता है। पिछड़े समाजों में गवर्नेंस को रोकने का अथवा गवर्नेंस को लागू नहीं होने देने का सबसे बड़ा कारण उन देशों की ब्यूरोक्रेसी होती है। नौकरशाही की जो अकुशलता होती है, उस अकुशलता का ही परिणाम होता है कि राज्य पर बर्डन बढ़ता जाता है, परंतु राज्य कभी भी कुशलता को अर्जित नहीं कर सकता। अथवा माननीय प्रधानमंत्री का ये कहना है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, उस अवधारणा को इंडियन ब्यूरोक्रेसी या बैकवर्ड कंट्रीज़ की ब्यूरोक्रेसी लागू नहीं होने देती है। भले ही प्रधानमंत्री या पीएमओ तमाम तरह के जो पॉलिटिशियन हैं या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वह पॉलिटिकल विल पावर रखते हुए भी इस गवर्नेंस को बहुत कम स्वरूप में या आंशिक स्वरूप में ही लागू कर पाइए, जिसका मुख्य कारण इंडियन ब्यूरोक्रेसी को माना गया है। तो पब्लिक सर्विस की डिलीवरी में जो मार्केट है उसको स्वीकार करना, स्टेट को केवल कंट्रोल की भूमिका देना या सीमित भूमिका प्रदान करना या कॉम्पिटिटिव रोल प्रदान करना गवर्नेंस का सबसे बड़ा आधार है। इसी के साथ आज का मेरा व्याख्यान समाप्त हुआ और पार्ट 2 के अंतर्गत गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस पार्ट 2 में हम थ्योरीज ऑफ गवर्नेंस के बारे में परिचर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।